सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर पूरा हो चुका था। आज अपन एक दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। तो ये ग्रुप है दो चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इन दोनों चैप्टर के ग्रुप में से एक क्वेश्चन जरूर आता है 20 नंबर का हर साल, प्लस एक एक नंबर के और 10-10 नंबर के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर अपन कर चुके हैं, आज ये नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। तो देखिए, अब आपको शुरू से इस वीडियो को सुन के समझना चालू कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले तो अंश का मतलब आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। अंश किसे कहते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं कि कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है, उन्हें अंश कहा जाता है। यानी कंपनी की जो कैपिटल होती है, वो कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड कर देते हैं। प्रत्येक हिस्से का एक निश्चित अंकित मूल्य होता है और प्रत्येक टुकड़े को अपन एक शेयर कहते हैं। ये बात आप लोग जानते भी हो, आपने 11th-12th के अंतर्गत ये पढ़ रखा है पूरा, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके आगे की बात करें अपन, तो अंश दो प्रकार के होते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अंश दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, समता अंश या सामान्य अंश, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको अपन हिंदी में अधिमान अंश भी कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो कंपनी अधिनियम में इक्विटी शेयर्स की तो कोई परिभाषा नहीं लिखी हुई। इक्विटी शेयर की तो कंपनी अधिनियम में यही परिभाषा लिखी हुई है कि वह अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, वो कौन से अंश बचेंगे, इक्विटी अंश बचेंगे। तो आपको प्रेफरेंस शेयर पता होना आवश्यक है कि अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जिनको प्राय करके दो प्रकार के अधिकार होते हैं। देखिए, इसकी संधि विच्छेद करोगे, पूर्वाधिकार, पूर्व प्लस अधिकार, अधिमान, अधिमान का मतलब मान अधिक, इसकी वैल्यू अधिक है, इनको पूर्व अधिकार हैं। तो इनको दो पूर्व अधिकार मिले हुए हैं, इसीलिए इनकी अधिमान है, इनकी वैल्यू अधिक है। कौन कौन से दो पूर्व अधिकार मिले हुए हैं वो जानने आवश्यक हैं। एक तो कंपनी जब लाभांश बांटती है, तो लाभांश बांटते समय सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को लाभांश देती है, फिर यदि पैसा कंपनी के पास बचता है तो वो इक्विटी शेयर को लाभांश देती है। तो इक्विटी शेयर से पूर्व निश्चित दर से लाभांश का अधिकार होता है। आपको ये हमेशा ध्यान होगा कि जब भी प्रेफरेंस शेयर अपन लिखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर के आगे उसकी रेट लिखी होती है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर। वो जो रेट लिखी होती है वो उनके लाभांश की दर होती है। तो इनको जो अधिमान अंशों को या पूर्वाधिकार अंशों को जो लाभांश मिलता है, उसकी दर पूर्व निश्चित होती है। तो इक्विटी शेयर से पूर्व निश्चित दर से, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है निश्चित दर से लाभांश का अधिकार है। समापन की दशा में, जब कंपनी का समापन होता है यानी कंपनी बंद होती है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, उस स्थिति में कंपनी जब पैसे वापस करती है तो इक्विटी शेयर को भी पैसा वापस करती है, उनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका पैसा वापस करती है कंपनी समापन की दशा में, लिक्विडेशन की स्थिति में। तो पहले कंपनी किसको पैसा वापस देगी, पहले कंपनी इनको पैसा वापस देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो समापन की दशा में पूंजी वापसी का अधिकार। तो इनको दो अधिकार हो गए, एक तो निश्चित दर से लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार और समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। तो और इक्विटी शेयर उनको कहते हैं जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वो कौन से शेयर मान जाएंगे, इक्विटी शेयर ही माने जाएंगे। तो इक्विटी शेयर को क्या, इन कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन है, अगर आपसे कोई पूछे कंपनी का वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो कंपनी का जो वास्तविक स्वामी होता है, वास्तविक स्वामी अपन इक्विटी शेयर होल्डर को ही मानते हैं, क्योंकि प्राय करके एक तो इनके पास में सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके पास में वोटिंग राइट होता है, मताधिकार होता है। दूसरी बात, अगर कंपनी को लाभ ज़्यादा होगा तो इनको लाभांश अधिक मिलेगा, लाभ कम होगा कंपनी को तो इनको लाभांश कम मिलेगा, अगर कंपनी को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा।
अधिमान अंशों में आपने देखा था कि अधिमान अंशों में भी आगे कई प्रकार के प्रकार होते हैं। परिवर्तनीय अधिमान अंश, अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, संचयी अधिमान अंश, असंचयी अधिमान अंश। तो प्राय करके जो संचयी अधिमान अंश होते हैं उनको यदि किसी वर्ष का लाभांश नहीं मिलता है तो वो लाभांश उनका अगले वर्ष उनको मिलेगा। तो प्राय करके क्यूमुलेटिव अधिमान अंश होते हैं, शोधनीय अधिमान अंश, अशोध, तो कई प्रकार के अधिमान अंश होते हैं। तो कंपनी के वास्तविक मालिक किसको मानते हैं अपन? इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि इनके पास मताधिकार है। कम लाभ होने की स्थिति में कम लाभांश मिलता है, अधिक लाभ होने की स्थिति में अधिक लाभांश मिलता है, हानि होने की स्थिति में कुछ भी नहीं मिलता है इनको। तो ये कंपनी के वास्तविक स्वामी यही मान जाते हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, क्योंकि अपना पॉइंट है, चैप्टर की हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो बोलो, मूल्यांकन इक्विटी शेयर्स का करना चाहोगे या प्रेफरेंस शेयर का करना चाहोगे आप? पहली बात तो, परंतु अपन अगर मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर मैंने आपको दो भागों में विभाजित करके बताया है कि एक तो होते हैं लिस्टेड शेयर्स, सूचित अंश, एक होते हैं असूचित अंश, अनलिस्टेड शेयर्स। तो पहले तो इस पॉइंट को समझिए, लिस्टेड शेयर का मतलब क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब क्या है। सूचित अंश का मतलब है वो अंश हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जिनको सूचित किया गया है, जिनको स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट के अंदर जिनका नाम है, उनको सूचित अंश कहा जाता है। और इनको एक नाम इनका और है, कभी उद्धृत अंश, उद्धृत अंश भी इनको कहा जाता है। अंग्रेजी में तो एक ही नाम है लिस्टेड शेयर, लेकिन हिंदी के अंदर इनको उद्धृत अंश और उद्धृत को अंग्रेजी में कहा जाता है कोटेड शेयर्स। और इसको अपन कहेंगे अनुद्धृत अंश। इंग्लिश में इसको कहेंगे अनकोटेड शेयर्स। तो देखिए, सूचित अंश का सीधा सा मतलब है, सूचित अंश वो अंश होंगे जिनको स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में जिनका नाम है, इन्हीं अंशों को उद्धृत अंश भी कहते हैं। और असूचित अंश वो अंश होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड नहीं है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज की सूची में नाम नहीं है, इनको अनुद्धृत अंश भी कहते हैं। तो देखिए, जो सूचित अंश हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, तो उनका मूल्य तो स्टॉक एक्सचेंज की शक्तियों के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज में जो डिमांड सप्लाई होती है उसके हिसाब से शेयर्स के मूल्य बढ़ते भी रहते हैं, शेयर के मूल्य कम भी होते रहते हैं। तो उनका वैल्यूएशन तो शेयर मार्केट के अंतर्गत अपने आप स्वतः ही होता रहता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उनका मूल्य निर्धारित होता रहता है। और ये सारे शेयर्स अपन स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी इनका मूल्य जान सकते हैं, किसी भी दिन इनका मूल्य कितना है वो अपन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देख इनका मूल्य पता कर सकते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये मूल्य प्रकाशित होते हैं। और वरना तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन शेयर मार्केट को अपन देख में इनका मूल्य कभी भी अपन जान सकते हैं, किसी भी समय। इनका मूल्य जिस जिस समय भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसके अपन पास्ट रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो प्राय करके इन सूचित अंशों का वैल्यूएशन करने की तो अपने को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो लिस्टेड हैं ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और इनका मूल्य तो स्टॉक एक्सचेंज की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा भी स्वयं ही निर्धारित होता रहता है। अब बात आती है असूचित अंशों की, अनलिस्टेड शेयर्स की। तो अनलिस्टेड शेयर्स वो हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत तो लिस्टेड है नहीं, तो स्टॉक एक्सचेंज से तो इनका मूल्य पता चलेगा नहीं। तो अपने को प्राय करके जो मूल्य निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जहाँ मूल्यांकन, अंशों का मूल्यांकन का जहाँ तक तात्पर्य है, संदर्भ है, वो असूचित अंशों से ही है। क्योंकि ये शेयर ये शेयर जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड नहीं है, अनकोटेड शेयर्स हैं, तो इनका अपने को मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके आगे की जो अपन बात, एक थ्योरेटिकल पॉइंट और है, फिर उसके आगे अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन करने की विधियाँ क्या हैं। तो अभी एक थ्योरेटिकल छोटा सा पॉइंट ये समझ लीजिए कि अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या पड़ती है, कब पड़ती है, क्यों होती है आवश्यकता।
अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती कब है? तो देखिए, या तो जब कंपनी एक श्रेणी के मूल्यों को दूसरी श्रेणी के मूल्यों में परिवर्तित कर रही हो, एक श्रेणी के शेयर्स को दूसरी श्रेणी में परिवर्तित कर रही हो, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो सिंपल से पॉइंट हैं, आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आएंगे। या जब अंश खरीदने हो या बेचने हो, तो जब अंश खरीदने और बेचने हैं तो वैल्यूएशन अंश का करना ही पड़ेगा। तो लिस्टेड शेयर में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि लिस्टेड शेयर में तो जो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रेट चल रही है उसी रेट के ऊपर खरीदे और बेचे जाएंगे। परंतु असूचित अंश हैं, इनको यदि खरीदना या बेचना हो तो फिर अपने को अंशों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो, जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना रही है, तो उनको उनके दोनों कंपनियों के अंशों का मूल्यांकन करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए। या कभी एक विद्यमान कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करे, जब एक विद्यमान कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करे, देखिए यहाँ दोनों पॉइंटों के अंतर्गत अंतर है। यहाँ एकीकरण शब्द का यूज़ करा है, यहाँ पे अधिग्रहण शब्द का यूज़ करा है। अधिग्रहण का मतलब है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, अपने में मिला लेती है, उसको पेमेंट कर देती है। तो जब उसका पेमेंट करेगी तो उसके अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी कि एक अंश के बदले में कितने रुपए दिए जाएं। तो उसमें उस समय शेयर की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होगी। एकीकरण के अंतर्गत ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों कंपनियां बंद होकर एक नई कंपनी बना लेती हैं, वो एकीकरण हो जाता है। इसी तरीके से जब कंपनी का समापन करके एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो, जब एक कंपनी का समापन करके नई कंपनी की स्थापना करी, एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो, तब भी आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा शेयर्स का। जब सरकार किसी कंपनी का अधिग्रहण कर रही हो, जब सरकार किसी कंपनी या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत अधिग्रहण कर रही हो, इसका मतलब है कई बार गवर्नमेंट भी राष्ट्रीय हित के अंतर्गत, नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण कर सकती है कंपनियों का। जैसे पहले इंडिया के अंदर सारे के सारे प्राइवेट बैंक ही थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, 14 प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने अंदर में अधिग्रहण कर लिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये उसके बाद में 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया, तो 14 और 6 20 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए, नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, जिसमें आपके SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो 1969 के अंतर्गत इंदिरा गांधी के टाइम पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ। तो गवर्नमेंट यदि चाहे तो किसी भी कंपनी या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत अधिग्रहण कर सकती है। तो जब गवर्नमेंट अधिग्रहण करेगी तो उन कंपनियों को पेमेंट तो कुछ करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट उनका पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट उनको पेमेंट करेगी। तो जब पेमेंट करेगी तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता तो होगी ही होगी। इसी तरीके से
ये कुछ कुछ मुख्य पॉइंट हैं, ये कॉमन सेंस के पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इनके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी कब, और ये मूल्यांकन भी कौन से अंशों का हो रहा है ये भी आपको ज्ञात है। ये भी आपको ज्ञात है कि कौन से अंशों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं अपन, असूचित अंशों का। जब कोई अंशधारी अपने अंशों को जमानत पर रखकर ऋण लेना चाहता हो, तो जब कोई अंशधारी अपने अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहता है, तो ऋण देने वाला जो व्यक्ति है वो उसके अंशों का वैल्यूएशन करवाना चाहेगा कि वो उसको लोन दे रहा है अंशों की जमानत रख के, कि उस अंशों की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के हिसाब से वो उनको लोन देगा। तो ये ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जब अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अंश कहते किसे हैं, अंश होते कितने प्रकार के हैं, मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अंशों को अपन ने दो भागों में विभाजित करा, लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स, कोटेड और अनकोटेड शेयर्स, और फिर अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। ये अपन ने पॉइंट्स आज समझे आज के लेक्चर के अंदर। कल अपन प्रैक्टिकल पॉइंट चालू करेंगे कि अंशों के मूल्यांकन की विधियां कौन सी हैं। तो कल मैं पहली विधि चालू करूँगा अंशों के मूल्यांकन की। बड़ी इम्पोर्टेंट विधि है एक, संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेट असेट्स वैल्यू मेथड, वो अपन कल चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।